31वें आदिवासी सांस्कृतिक दिवस पर राजकुमार रौत ने जो भाषण दिया, जिसे सुनकर पूरा भारत देश और भारत देश के पूरे एमएलए और प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ करने लगे। ऐसी बात कही जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे दोस्तों। और एंड में जो बात कही उससे तो आप सुनकर हैरान ही रह जाओगे। सबको जय जवाहर। थकान तो महसूस नहीं हो रही है? संचालक महोदय ने कहा है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बोले। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी भावना, मेरी बात बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में रखूं। 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में विभिन्न राज्यों से और अन्य देशों से पधारे हुए हमारे अतिथि, हम सब यहां पर एकत्रित होके हमारे आदिवासी समाज को किस दिशा में ले जाना है, हमारे आदिवासी समाज के संवैधानिक हक अधिकार और हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं इस मंच से मेरी 84 की जनता को नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि 84 की जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया और मेरे से पूर्व हमारे झारखंड से आए हुए मैडम ने बताया था सिलेक्शन का। भले इलेक्शन हुआ हो, लेकिन 84 की जनता ने मुझे सिलेक्शन किया था और मेरी टिकट, मेरा सिलेक्शन 84 विधानसभा की जाजम पे हुआ था। 84 के कार्यकर्ताओं ने किया था और वही हमारा हाईकमान है। मेरी 84 की जनता ही हाईकमान है। मेरी 84 की जनता ही टिकट भी देती है और वोट भी देती है और इसी बदौलत 1,11,000 वोट मुझे मिले और राजस्थान के अंदर मैं दूसरी बार विधायक बना और हाईएस्ट वोटों से परसेंटेज के मामले में 1 नंबर और बाकी संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे मेरा नंबर रहा। इसके लिए मैं 84 की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश में हो क्या रहा है, आज देश की जो स्थिति है और देश में विशेषकर बात करें आदिवासी समुदाय की, हम एकत्रित होते हैं, हम बातें करते हैं बारी बारी से, लेकिन ये बातें धरातल पे इंप्लीमेंट कैसे हो पाती है, हम कितना करते हैं, वहां तक नहीं जाते हैं। लेकिन मैं मेरे विधानसभा और मेरी विचारधारा, जिस विचारधारा से आता हूं, जिस संगठन से आता हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में आदिवासी समाज पे कभी भी आपत्ति आई तो डूंगरपुर जिले के अंदर पहली रैली, पहला ज्ञापन होता है। भले मणिपुर के अंदर मामला हुआ और हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी भारत में अगर कहीं रैली हुई होगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या इस वाले इलाके के अंदर डूंगरपुर में पहली रैली और पहली ज्ञापन मणिपुर के मामले को लेकर हुआ। हसदेव वाला मामला हुआ, हसदेव का जो प्रकरण हुआ पिछली बार हुआ तो डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले ज्ञापन और रैलियां हुई। किसी भी प्रकार के कोई भी केवड़िया का मामला हुआ, केवड़िया का जैसा मामला हुआ, हमारे संगठन के लोगों ने डूंगरपुर जिले, उदयपुर संभाग के अंदर और विशेषकर हम हर बार पूरे बिल प्रदेश के एरिया के अंदर सभी जो उपखंड कार्यालय हैं वहां पर ज्ञापन देने का काम करते हैं। वो इसलिए होता है हर बार क्योंकि आदिवासी समाज की, हमारे आदिवासी परिवार की एक विजन बुक है और इस विजन बुक के तहत आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली और सिलेक्शन प्रणाली से हमारा विधायक और हमारा प्रधान चुना जाता है। और इस विजन बुक के तहत आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली और सिलेक्शन प्रणाली से हमारा विधायक और हमारा प्रधान चुना जाता है। तो वो विधायक, मैं खुद मान लो, हम जनता के प्रति जवाबदेही है, न कि हाईकमान के प्रति, क्योंकि जनता ही, हमारी क्षेत्र की जनता हमारा सिलेक्शन करती है, तो हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। तो ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर आदिवासी जहाँ है वहां पर यह होना चाहिए। आज हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने इतना बलिदान दिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इतना काम जरूर करना है कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ झगड़ के लाखों बलिदान देके ये जो संवैधानिक प्रावधान जो हमको दिए हैं,
जो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 का है, और इन प्रावधानों के तहत हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलता है, और वो प्रमाण पत्र मिलता है तब हम एमएलए एमपी बनते हैं। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम एमएलए एमपी नहीं बनते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नया कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए हैं, जो लाखों बलिदान दिया है, देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। भले उस समय राजा रजवाड़े हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, लाखों बलिदान देने के बाद इस संविधान के अंदर हमारे संवैधानिक प्रावधान मिले हैं। जो कल्चर बचा हुआ है, जो हमारी पहचान बची हुई है, वो भी हमारे पुरखों की बदौलत बची हुई है। तो हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन जो हमारे पुरखों जो हमको विरासत में दे के गए हैं, कम से कम उसका संरक्षण करने का काम जरूर करना। मुझे लगता है देश के अंदर जो हालात हैं, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो सर्टिफिकेट लगा के कर्मचारी बने हैं, उनको समाज की बात आती है तब समय नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लुगाई के लिए घाघरा लेने जाना होता है, पूरे बाजार में 4-5 दुकानें घूम जाएंगे वो। लेकिन उस कर्मचारी, उस नेता को समझना पड़ेगा कि जिस सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना हूं, प्रधान बना हूं, सरपंच बना हूं, जिस सर्टिफिकेट को लगा के मैं अधिकारी कर्मचारी बना हूं, वो सर्टिफिकेट लाखों आदिवासियों के बलिदान के बावजूद हमको वो सर्टिफिकेट मिला है। ये बात समझनी पड़ेगी। आज आंदोलन हो रहे देश के अंदर, जहां पर जहां आपत्ति आई, आज हसदेव को लेके हो रहा है। हम हसदेव के आसपास से लोग आके मंच पे हम समाज की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ कितना रहा है पूरे देश के अंदर। जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भावना डालनी पड़ेगी कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी आदिवासियों पे आपत्ति आई तो हम सबको पूरे देश में एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेगी। तब लगेगा कि देश के अंदर आदिवासी समाज एकजुटता हुआ है, एकता के सूत्र में बांधा गया है। ये तब लगेगा। आज देखता हूं मैं आंदोलन की बात, आज यूसीसी समान नागरिक संहिता, मैं उसकी बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पूर्व पैसा एक्ट की बात हुई, मेरे पूर्व 13(3) का की बात हुई, लेकिन समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होती है तो क्या पैसा एक्ट पे असर नहीं पड़ेगा? मैं सवाल करना चाहूंगा कि यूसीसी लागू होती है तो क्या हमारा संवैधानिक प्रावधान शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, एट्रोसिटी एक्ट, पैसा एक्ट, इस पे क्या हमारा असर नहीं पड़ेगा? लेकिन इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हमें समय नहीं गुजारना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ झगड़ के, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे के जो प्रावधान किए हैं, उनका संरक्षण करने का काम करना है। आज आंदोलन की बातें होती है, आंदोलन धीरे धीरे सड़कों से, धीरे धीरे कलेक्ट्रियों से खत्म होने लग गया, सोशल मीडिया पे आ गया है आंदोलन। और जो हमारे समाज की जो स्थिति बन रही है, जो लग रहा है जिस तरह से आंदोलन, कहीं पर भी कोई भी मामला हुआ, एक दिन व्हाट्सएप पे डाल देंगे, एक दिन इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, एक दिन ट्विटर पे ट्रेड कर लेंगे, 4-5 दिन भूल जाएंगे। और ये मानसिकता है, समझना पड़ेगा, एक साइकोलॉजी गेम है। देश के अंदर जो लोग जिस तरह से आदिवासी समाज के खिलाफ कानून बना रहे हैं, उन लोगों ने पहले से हमारी मानसिकता को पढ़ लिया है कि ये लोग कुछ समय कुछ होगा, विरोध होगा, विरोध होने के बाद कुछ आवश्यकता वाली बात, सुविधा फेंक देंगे और ये लोग आवश्यकता के लिए भागेंगे। आज देख रहे हैं हम, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन सड़कों से आंदोलन, कलेक्ट्रियों से आंदोलन, विधानसभा से आंदोलन खत्म हो रहा है। और यही स्थिति रही 10 साल बाद। किसी भी मामलों को लेके किसी सड़क पे 5 लोग आंदोलन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे लाखों आंदोलन कर लेंगे। और बड़े बड़े लीडर भी ये देखते हैं सुबह शाम कि मेरे कितने फैन फॉलोवर हैं, 2-4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, तो अपने आप बड़ा लीडर मान लेता है वो। किसमें मानते? समाज सेवी किसमें मानने लग गए हम कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमारे फॉलोवर बढ़ गए तो हम बड़े समाज सेवी हो गए, यही मान रहे हैं आज। और इसी भी आंदोलन हो रहा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले 10 साल बाद
किसी भी कितना भी अत्याचार हो जाएगा, लेकिन सड़कों पे 100 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये आदत में परिवर्तन करना पड़ेगा हम लोगों को। और आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हमें सबसे पहले यह तय करना है कि हमको सुविधा के लिए लड़ना है या स्वाभिमान या अधिकार के लिए लड़ना है। देश के अंदर हम सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, आवश्यकता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और हर मंच पे एक ही बात होती है, अगर स्वाभिमान या अधिकार की बात करेंगे तो आवश्यकता और सुविधा नहीं मिलेगी। और यही हो रहा है। ये माइंड गेम है कि देश के आदिवासियों को आवश्यकता की लड़ाई लड़वाओ, देश के आदिवासियों को उनको जो उपयोग में दैनिक दिनचर्या में आने वाली चीजें या शौचालय बाथरूम की आवश्यकता की लड़ाई लड़ रहे हम लोग, अधिकार की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते। और कई मंचों पे देखा है मैंने, आवश्यकता की बात करो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन अधिकार और स्वाभिमान की बात करते हैं तो वहां पर लगता है ये बात नहीं करनी चाहिए। भाइयों, अगर स्वाभिमान और अधिकार